मित्रों, चंद्रमा मनुष्य हो जाता। चंद्रमा मन का कारक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार चंद्रमा का जन्म महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया से हुआ था। मित्रों, आज इस एपिसोड में, आज वीडियो के अंतर्गत जो हमने अपना थंबनेल लिखा है, इसमें हमने ये लिखा है चंद्र का जन्म श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। और दूसरा बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि कुंडली में विभिन्न भावों पर चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक भाव से, प्रथम भाव से लगा करके और द्वादश भावों तक की हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आज हम आइए जान लेते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में वो कौन सी कथा दी हुई है, उसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण के अनुसार चंद्रमा का जन्म महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया से हुआ था। मान्यता है कि चंद्रमा प्रत्येक मनुष्य में वास करता है। चंद्रमा की कुल कलाओं की संख्या 16 है तथा चंद्रमा को इन सभी में निपुणता प्राप्त है। लोक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी चंद्रवंश में ही हुआ था, जो कि 16 कलाओं में पूर्ण पारंगत थे। भगवान ब्रह्मदेव ने चंद्रमा को बीज, औषधि, जल तथा समस्त ज्ञानवान ब्राह्मणों का स्वामित्व प्रदान किया है। ऐसी भी मान्यता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष राज की 16 कन्याओं से हुआ था। मित्रों, ये तो इसका एक संदर्भ हो गया। आइए अब मुख्य कथा की ओर बढ़ते हैं। दक्ष राज की 27 कन्याओं में कन्याओं से चंद्रमा के विवाह के विषय में बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार राजा दक्ष भी की सभी कन्याओं में रोहिणी सबसे अधिक रूप और गुणों से परिपूर्ण थी। वह न केवल अत्यंत सुंदर थी, अपितु सभी कलाओं में भी निपुण थी। चंद्रमा उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गए। उनके पिता दक्षराज के पास जाकर रोहिणी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर राजा दक्ष ने उनके सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा कि यदि वह उनकी अन्य 26 कन्याओं से भी विवाह करेंगे तो दक्ष रोहिणी का विवाह उनके साथ में कर सकते हैं। ये दक्षराज ने अपनी शर्त रखी। उनकी इस शर्त को चंद्रमा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनका विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ में हो गया। किंतु चंद्रमा के मन में तो केवल रोहिणी ही समाई थी, वो उसको चाहने लगे थे। अतः वह अपनी अन्य पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी के साथ ही रमण करने लगे। इस प्रकार उन दोनों ने एक दूसरे के प्यार में 1000 वर्ष व्यतीत किए तथा अपने इस व्यवहार पर अन्य 26 पत्नियों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की आलोचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। चंद्रमा के इस व्यवहार से दुखी होकर उनकी अन्य पत्नियों ने अपने पिता राजा दक्ष से उनकी शिकायत की। दक्षराज ने चंद्रमा को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु चंद्रमा ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। दक्षराज ने क्रोध में आकर अपने दामाद को श्राप दिया कि वह अपना रूप खोकर काला हो जाएगा और आकाश से चंद्रमा का प्रकाश एकदम लुप्त हो जाएगा। ये दक्षराज ने नाराज होकर के उन्हें श्राप दे दिया। यह एक बहुत ही सुंदर आख्यान है जो चंद्रमा के स्वभाव के विषय में ही नहीं बल्कि उनके विषय में भी बहुत कुछ कहता है। ज्योतिष में चंद्रमा मानव मन की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है, अर्थात इनमें चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की अतिरिक्त कुछ मानवता की सामूहिक अवचेतना का भी भाग रहता है। देखिए, ये जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन माने ये वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से जागृत होता है, चैतन्य अवस्था में होता है। और चेतन का मतलब ये होता है अर्ध निद्रा की स्थिति होती है, और अचेतन का मतलब वो बिल्कुल पूरी तरह से उसमें चेतना नहीं होती है। तो ये जो चंद्रमा में भाग रहता है,
ऐसी मान्यता भी है कि दक्ष के श्राप से पहले रात्रि में पूर्ण चंद्रमा ही आकाश में होता था। अतः चंद्रमा के इस तरह लुप्त हो जाने का प्रभाव केवल दक्ष के 27 कन्याओं पर ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज पर पड़ा, क्योंकि इससे पहले पूर्ण चंद्र का शुभ और शीतल प्रकाश रात्रि को सुखमय बना देता था। अचानक ही चंद्रमा के लोप हो जाने से उत्पन्न इन अवस्थाओं को की काली रातों ने जीवन को कष्टमय कर दिया। जब चंद्रमा लुप्त हो जाएगा तो सारी रातें सब काली रहने लगी, प्रकाशहीन हो गई। इससे चारों ओर बहुत हाहाकार मच गया तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों ने राजा दक्ष से अपने श्राप को वापस लेने का अनुरोध किया। राजा दक्ष पहले तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, किंतु बहुत अनुनय विनय के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि यदि चंद्रमा अपने अपराध को मान ले और भविष्य में ऐसा व्यवहार न करना स्वीकार करे तो यह श्राप को समाप्त तो नहीं कुछ परिवर्तित अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि दिया गया श्राप ये हम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। चंद्रमा अपनी नई परिस्थिति के कारण इतना क्षुब्ध और दुखी था कि वह क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब साधु संतों के साथ लोक प्रतिनिधियों ने दक्षराज से चंद्रमा को क्षमा करने का पुनः अनुरोध किया। यद्यपि राजा दक्ष अपने जामाता के व्यवहार से खुश नहीं थे, किंतु लोक हित को देखते हुए उन्होंने श्राप में कुछ संशोधन कर दिया और कहा कि अब चंद्रमा सदा के लिए पूर्ण प्रकाश नहीं देगा, किंतु प्रतिदिन उसके प्रकाश में कुछ अंश की वृद्धि होती जाएगी और पूर्ण होते ही पुनः प्रकाश खोना आरंभ कर देगा। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अस्तित्व में आएगा। माने चंद्रमा डिग्री वाइज प्रतिदिन बढ़ेगा और अंत में पूर्ण होगा। पूर्ण होने के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा, जिससे दो पक्ष बने, कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष। माह में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होने लगी। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा व्यक्तित्व का द्योतक है। देखिए, व्यक्ति के दो शरीर हैं, एक तो लग्न से हम फिजिकल स्टेटमेंट देखते हैं और चंद्र लग्न से हम उसे मानसिक और इंद्रियों की क्षमताओं को देखते हैं। व्यक्तित्व एक बहुआयामी माध्यम होता है जिससे व्यक्ति अपने आप को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेता हूँ कि व्यक्ति का व्यवहार अपनी पत्नी तथा प्रेसी के साथ ही बहुत ही प्रेममय होता है, जबकि अपने कार्यस्थल पर वही व्यक्ति बहुत ही व्यवहारिक बुद्धि के साथ व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। ये सब चंद्रमा का ही प्रभाव है कि एक व्यक्ति कितने प्रकार का व्यवहार कर सकता है, ये चंद्रमा के कारण ही होता है। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति कभी तो दृढ़ता से उनका सामना करता है, कभी वहां से भाग खड़ा होता है, ये भी चंद्रमा का कारण है। व्यक्ति को सदा अपनी परिस्थितियों और परिवेश के अनुसार अपने आप को बदलते रहने की आवश्यकता होती है, ये भी चंद्रमा के कारण ही होता। कारण चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चंद्रमा मन का कारक है और मन को सीधा सीधा कंट्रोल करता है। चंद्रमा हम सबके सामूहिक अवचेतन का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूर्णतः अपनी चेतन, अवचेतन तथा अचेतन अवस्था के साथ मानव मन का द्योतक है। ज्योतिष में चंद्रमा मानव मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा से संबंधित उपर्युक्त कथा मन की विभिन्न अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन करती है। ये जो मैंने अभी इसके पहले कथा बताई है, उपर्युक्त कथा जो मैंने बताई है, इससे बहुत ही सुंदर वर्णन। इस कथा का विश्लेषण करने पर हमें मन के व्यवहार के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह मान लेने पर कि चंद्रमा मानव मन का द्योतक है, चंद्रमा के विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार हमें मानव के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, हमारे पास जब कोई जन्मांक आती है तो सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा नीच का है तो उस व्यक्ति का नेचर और आचार विचार कैसा होगा, उसी हिसाब से उसका
जो भौतिक जीवन है और मानसिक जीवन है वो घटेगा बढ़ेगा। अब इस कथा की बात कर, कथा में हमने चंद्रमा को दक्षराज की रूपवान कन्या पर मुग्ध होता देखते हैं जो किसी प्रकार से उसे पाना चाहता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि मन भी यदि एकाग्रचित हो तो किसी काम में लगता है तो वह एन केन प्रकार अपने उद्देश्य को पाकर ही रहता है। ये चंद्रमा से सीख मिलती है कि वो जिस कन्या रोहिणी कन्या को चाहते थे तो उसी के पीछे पड़े रहे और उसी से ही उन्होंने विवाह किया। कुछ भी परेशानी दक्षराज ने उन्हें दी हो लेकिन उन्होंने रोहिणी का साथ नहीं छोड़ा। दक्ष की कन्याओं से विवाह होते ही चंद्रमा ने अपने मन के अनुसार व्यवहार करना आरंभ कर दिया। वह अपनी 26 स्त्रियों में कोई रुचि नहीं रखते थे, अतः उसने अपना पूर्ण ध्यान रोहिणी पर ही दिया, जबकि उन सब में रूपवान ही नहीं बल्कि प्रेम कला में भी पूर्ण पारंगत थी। प्रेम रस में विभोर होकर दोनों 1000 वर्ष तक एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे। यह 1000 वर्ष की बात अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकती है, किंतु यह स्पष्ट संकेत देती है कि अच्छाई या बुराई से ग्रसित मन किसी भी सीमा को नहीं मानता है। 1000 वर्ष से यही आशय निकालना चाहिए कि अच्छाई या बुराई से ग्रसित मन किसी भी सीमा को नहीं मानता है। इस तरीके के रोज तमाम कांड होते हैं कि अगर मन में अच्छाई आ गई तो फिर परिणाम कुछ भी हो वो अच्छाई ही करेगा, अगर बुराई आ गई तो वो भी परिणाम कुछ भी हो, चाहे फांसी हो जाए चाहे आजीवन कारावास हो जाए, वो बुरा काम ही करता है। यदि उसने बुद्धिमानी की बात बताते हुए समझाया तो वह ग्रसित मन उस पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही चंद्रमा ने दक्षराज को समझाने पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि चंद्रमा अपनी गलती को जानता है लेकिन गलती मानने को राजी नहीं हुआ, इसलिए चंद्रमा स्वयं दक्षराज से क्षमा मांगने नहीं गए। अंततः दक्षराज ने स्वयं ही अपने श्राप में संशोधन कर चंद्रमा से कहा कि अब वह सदा के लिए पूर्ण नहीं रहेगा किंतु घटता बढ़ता रहेगा। ये उन्होंने श्राप दे दिया और इस श्राप ये संशोधन किया। मन के स्वभाव की एक और विचित्रता यह है कि वह अपनी गलती के लिए तत्पश्चात भी उसमें वैसा ही संतोष मिलता है जैसा जीवन के सुख भोग में है। मन में शायद अपनी सभी कमजोरियों पर विजय पाने की इच्छा होती है, चाहे वह अपने प्रयास से प्राप्त हो या किसी दूसरे के द्वारा इंगित की जाए। मन सदा पूर्ण को पाने के लिए लगा रहता है और उसका एक ही तरीका है निरंतर प्रयास करना और अपनी गलतियों से शिक्षा लेना। ये चंद्रमा से सीख लेनी चाहिए। अब थोड़ा सा आधुनिक रूप में आ जाते हैं। आइजैक न्यूटन ही थे जिन्होंने सेब के गिरने को देखकर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। न्यूटन का सिद्धांत सभी को पता है। यूँ तो बहुत से लोगों ने पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा होगा, किंतु न्यूटन ही उसका सूक्ष्म अध्ययन कर महान खोज कर सके। इसी प्रकार चंद्रमा के घटने बढ़ने को तो लोग बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं, किंतु वे प्राचीन भारतीय मनीषी ही थे जिन्होंने चंद्रमा और दक्ष की कथाओं का रूपक दे इतने अर्थपूर्ण ढंग से मानव व्यवहार को समझाने का प्रयास किया। देखिए, ये कथा बताने का अर्थ केवल इतना है कि जिस तरह से चंद्रमा ने व्यवहार किया उस तरह से ये मानव का जो मन है वो भी व्यवहार करता है। तो चंद्रमा का घटना बढ़ना, अब ये कहना चाहते हैं कि घटने बढ़ने को तो बहुत से लोग देखते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, इन्होंने चंद्रमा के इस रूप को, घटने बढ़ने को और इस कथा को लेकर के जो मानव का जो मन है उससे जो तुलना की है वो विचारणीय है। तो मनीषी जिन्होंने चंद्रमा और दक्ष की कथाओं का रूपक दे अर्थपूर्ण ढंग से इस व्यवहार को समझाने का प्रयास किया, भारतीय महान कथाकार हैं तथा उनके पास विभिन्न ऋतुओं, लोगों, देवताओं आदि के विषय में अनेकानेक कथा कहानियाँ हैं। वे सभी कथाएं कुछ प्रकट और कुछ गुप्त अर्थों से परिपूर्ण हैं।
तथा उनका उद्देश्य लोक कल्याण है। राशि चक्र के 27 नक्षत्र की कथा में चंद्रमा की 27 स्त्रियों के रूप में चित्रित है। देखिए 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष में, जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा की ये पत्नियां हैं तथा चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र पर मास में एक बार होता है। इस प्रकार वह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरी करता है। चंद्रमा वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा उच्च का होता है वृष राशि में, क्योंकि वृष राशि में वो रोहिणी नक्षत्र में होता है। अतः इस नक्षत्र को चंद्रमा की उच्च चंद्र कहा जाता है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा दूध से सफ़ेद रंग का 16 कलाओं का स्वामी, प्रेतात्माओं और पशुओं पर स्वामित्व रखता है। ब्रह्मदेव ने उसे बीजों, औषधियों, जल, ब्राह्मणों को जीवनदायिनी शक्ति देने का वरदान दे रखा है। चंद्रमा का प्रभाव जितनी चीज़ें मैं आपको जो है बता रहा हूँ उन सब पर आपको मिलेगा। चंद्रमा का प्रभाव पशुओं पर भी होता है। चंद्रमा का प्रभाव जल पर भी होता है, तभी तो समुद्र में ज्वार भाटा की स्थिति बनती है। चंद्रमा चावल, चंद्रमा की कुछ वस्तुएं हम बता रहे हैं। चंद्रमा चावल, कपूर, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, शक्कर तथा बैलों पर नियंत्रण करता है। इससे संबंधित रत्न मोती है। तो जब भी कभी चंद्रमा से कष्ट की स्थिति पैदा हो तो मोती को धारण करना चाहिए। चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि है, ये कर्क राशि का स्वामी है। कर्क राशि की ये काल पुरुष की चौथी राशि है और चौथी राशि को हम जब लिखते हैं उसमें लग्न चक्र में तो चौथे नंबर पर आती है। माने ये माता के स्थान को प्रभावित करती है और यहीं से भूमि, भवन और वाहन की भी हम बात करते हैं। माता सुख, ऐश्वर्य, मकान तथा संपत्ति को ये दर्शाती है। तो चौथे स्थान में कर्क राशि है। चंद्रमा हमारे सामूहिक अवचेतन का भी प्रतिनिधित्व करे, मानी ये जनता का कारक भी है। चंद्रमा चूंकि चौथे स्थान से हम जनता को भी देखते हैं, तो लिहाजा चंद्रमा की स्थिति हम देख करके हम जनता से हमारा जो जुड़ाव है वो भी हम देख लेते हैं। और उन नेताओं की भी बात कर लेते हैं कि जो एक बार इलेक्शन तो जीत गए शनि के कारण, लेकिन दोबारा वो जनता में जाते नहीं, तो उनमें उनका कहीं न कहीं चंद्रमा गड़बड़ होता है। तो ये बात तो सामूहिक की हो गई कि चौथे नंबर पर कर्क राशि होती है। अगर वहीं से हम सामूहिक स्थितियां हम देखते हैं, वृष राशि में उच्च का होता है तथा 3 अंश पर उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। वृश्चिक इसकी नीच राशि है, इसमें भी नीचतम स्थान 3 अंश पर है। देखिए वृष राशि में उच्च होती है, लेकिन जब 3 डिग्री पर चंद्रमा आता है तो बहुत मतलब उच्च में भी उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। और ये जब 3 डिग्री पर आता है तो नीच में भी नीच का ये माने निम्नतम अवस्था में होता है। इसमें भी 3 अंश। ध्यान यहाँ पर देना चाहिए कि वृष राशि की 0 से 3 डिग्री वो पूर्ण उच्चता का भोग करता है तथा वृष राशि का शेष 3 से 30 अंश का भाग ही इसका मूल त्रिकोण भाग है। माने 3 अंश के बाद जो भाग बचता है वो इसका मूल त्रिकोण भाग है। मित्रों ये बात मैंने आज चंद्रमा की फिर से एक बार मैं ये कहूँगा, जितनी भी बातें मैंने जो है बताई हैं वो चंद्रमा मन से संबंधित हैं और जिस तरह से चंद्रमा व्यवहार करता है उसी तरह से इंसान भी व्यवहार करता है। चंद्रमा से हम ऐश्वर्य भी देखते हैं, धन की स्थिति भी देखते हैं, चूँकि चंद्रमा चौथे स्थान का कारक है। चंद्रमा चूँकि माता का कारक है, चौथी राशि, और माता हमारी प्रथम टीचर है, अध्यापक है, तो संस्कार हमें उसी से ही मिलते हैं। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा से हमारे संस्कारों का भी जुड़ाव है। जिस तरह से चंद्रमा अडिग रहे और प्रेम के पीछे रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी कन्या के पीछे महाराजा दक्ष कि उन्हें श्राप भी दे दिया गया लेकिन वो पीछे नहीं हटे, इसी तरह से इस मानव जीवन का भी मन मस्तिष्क से हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने ग्रहों से
और बहुत ही तालमेल बैठा करके और जो तुलनात्मक समीक्षा की है। तो मित्रों, आज मैंने बात की है श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार चंद्रमा के जन्म की बात की है। अब इसके अगले भाग में हम ये बताएंगे कि कुंडली में विभिन्न भावों पर चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, इसके साथ ही हम इस वीडियो को जो समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। अब मित्रों, इसके द्वितीय भाग में हम ये बताएंगे कुंडली में विभिन्न भावों पर चंद्रमा पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का क्या रोल रहता है। इसके हम अगले भाग में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।